सभी भाइयों को राम राम। आज से आधुनिक भारत का इतिहास शुरू होगा। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल और साथ साथ उस समय में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको हमने संबद्ध किया है और प्रयास ये है कि आपको उन सारी घटनाओं से अवगत करा दिया जाए जो घटनाएं उस काल में घटित हुई हैं और यूपी पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, सेशन शुरू करने से पहले मात्र इतना सा निवेदन कि चैनल को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये अगर भगवान जी की कृपा रही तो हो सकता है कि एक ही क्लास में ख़त्म कर दें। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो लाइट और स्वास्थ्य सब कुछ अन्यथा 2 क्लास में ख़त्म कर देंगे दोस्त, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल वायसराय। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और संभव हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसकी कि अगर आपसे पूछता है, जैसे बेसिक प्रश्न जो बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ऐसे प्रश्न आप देखते होंगे बार बार बनता है कि भारत का वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर आपसे ये पूछे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था पहला गवर्नर। और बंगाल का अंतिम गवर्नर बात करें तो वो था वारेन हेस्टिंग अंतिम गवर्नर था। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था तो वो था वारेन हेस्टिंग। मतलब यह कि अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। बात क्लियर है। आगे बात करते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का। बात करते हैं आगे। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है वो बन जाता है भारत का गवर्नर जनरल। कब बनता है, कैसे बनता है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी पहले वन लाइनर क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वो बना आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये बना आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन बना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड कैनिंग बनता है। उसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद है इसको समाप्त करके वायसराय का पद जो है इजाद किया जाता है। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो जो आपका अंतिम गवर्नर जनरल होगा भारत का वही तो आपका प्रथम वायसराय होगा। तो अंतिम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग था तो भारत का प्रथम वायसराय जो है वो लॉर्ड कैनिंग होगा, ठीक है। अंतिम वायसराय की बात करते हैं तो वो लॉर्ड माउंटबेटन था। और जब भारत आज़ाद हो गया तो आज़ादी के बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया और एक पद सृजित किया गया जो पूर्व में भी था, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना तो वो बना लॉर्ड माउंटबेटन। कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन बना। लेकिन ये अगर पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना तो वो बने आपके कौन? सी राजगोपालाचारी। कौन बने? सी राजगोपालाचारी बने। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो इतनी बात तो आपको याद ही हो गई होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं सेशन और फिर यहां से आने वाला है बहुत ही ज्यादा मजा। रॉबर्ट क्लाइव को पढ़ते हैं। रॉबर्ट क्लाइव हमारा पहला वायसराय कहाँ का? बंगाल का पहला वायसराय। इसके समय में कौन कौन सी घटनाएं घटित पहले तो ये जान लीजिए कब से कब तक इसका शासन था। तो रॉबर्ट क्लाइव 1757 में आया था, 1760 तक था और पुनः ये 1765 में आता है और 1767 तक रहता है। 2 प्रमुख युद्ध जो लड़े गए वो कह सकते हैं कि इसके नेतृत्व में लड़े गए या यही नियामक था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 23 जून 1757 की। किसकी बात कर लेते हैं? 23 जून 1757 कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध था। कौन सा? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 हुआ था। किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। ये तो 23 जून 1757 जो इसका पहला कार्यकाल था। मतलब ये जब ये बंगाल का गवर्नर बना था पहली दफा, ठीक है। ये तो पहला युद्ध हुआ और इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना
जो सिराजुद्दौला है उन पर विजय हासिल करती है और ये कहा जाता है कि भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव जो है वो इस युद्ध के पश्चात पड़ गई थी, इस युद्ध की जीत के पश्चात पड़ गई थी। इसमें और कौन कौन से प्रमुख हुए, तो इसमें सन्यासी विद्रोह हुआ 1760 से 1800 तक करीब चला। 1800 तक होते होते ये बंगाल व बिहार क्षेत्र में फैल चुका था। बिहार क्षेत्र में बंगाल क्षेत्र में जो हुआ इसका नेतृत्व करता केना सरकार व दर्जी नारायण, ठीक है। तो अब ये हो गया। उसके बाद जब ये दूसरा कार्यकाल आता 1765 का, इसको भी थोड़ा सा याद कर लीजिए आप। ये 22 अक्टूबर की तिथि होती है। कौन सी? 22 अक्टूबर 1764 को कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है भैया? बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। बक्सर के युद्ध में त्रिगुट अर्थात जो मीर कासिम था और आपका अवध का नवाब और उसके बाद जो मुगल सम्राट थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेना और इधर कौन? अंग्रेजी सेना थे। इन तीनों की सेनाओं को अंग्रेजी सेना ने पराजित किया और उस पराजय के बाद से ये कहा जाता है कि अंग्रेजी सत्ता का भारत में वैचारिक रूप से, या ये कह सकते हैं कि वैचारिक प्रशासनिक हर प्रकार से सत्ता का केंद्रण हो गया। कहाँ पे? भारत में। तो अंग्रेजी सत्ता का ये कह सकते हैं कि जो नींव स्थापित हुई थी वो प्लासी के युद्ध से हुई थी और जिस पे मकान बना वो बक्सर के युद्ध के पश्चात बना और बक्सर के युद्ध के बाद भारत पर अंग्रेजों की सत्ता, प्रभुसत्ता स्थापित हो गई, ठीक है। तो भैया ये रॉबर्ट क्लाइव संबंधित चीजें थी। ये 1765 में आता है। यहाँ पर इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त और 16 अगस्त को। 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय के बीच में होती है और जो 16 अगस्त को होता है अवध के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा हानि, और यहीं पे जो रॉबर्ट क्लाइव होता है सहायक संधि करता है किसके साथ? जो अवध के नवाब होते हैं और वहाँ पर पहली दफ़ा शासन वहाँ के राजा करेंगे, लेकिन जो वहाँ की सुरक्षा है वहाँ की सेना नहीं बल्कि अंग्रेजी सेना करेगी। ऐसा जो है हुआ था पहली दफ़ा, ठीक है। हालांकि सहायक संधि की शुरुआत तो वेलेजली करेंगे, लेकिन अगर ये बात आएगी तो आप रॉबर्ट क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव से पहले डुप्ले भी किया करता था। तो सहायक संधि का जो जनक कहा जाता है वो डुप्ले को कहा जाता है, ठीक है। हालांकि फेमस जो है वेलेजली के टाइम में हुई थी। आगे बात कर लेते हैं भैया। तो आगे आए थे वेरेलस्ट। इनके समय बहुत ज़्यादा कुछ घटना घटित नहीं होती। कार्टियर 1769 से 72 तक थे। आता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के आने से एक चीज़ हुई, भारत में बहुत सारे परिवर्तन हुए। जैसे अब इसके विषय में आप जान लीजिए, वारेन हेस्टिंग के विषय में 1772 से 74 तक था और 74 से लेकर के 85 तक था। मतलब ये कह सकते हैं कुल 13 साल तक ये भारत में रहा और भारत में कहीं ना कहीं प्रशासनिक रूप से जो अंग्रेजी सत्ता थी उसको मजबूत करने का इसने काम किया। और जब इसके मन का कार्य नहीं हुआ तो ये भारत छोड़ करके वापस चला गया, ठीक है। तो इसके विषय में जानते हैं। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुआ, जो आगे चल करके बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो वारेन हेस्टिंग जो है पहले बंगाल का गवर्नर हुआ, अंतिम बंगाल गवर्नर था और कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल बना। बात क्लियर है दोस्तों। और ये क्या करता है? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आता है, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन बनते हैं? एलिजा इप्पे बनते हैं। और जब ये कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना होती है तो ये कहा जाता है कि यहाँ कलकत्ता में जो इसके आसपास के इलाके हैं वहाँ की जो भी विवाद हैं वो यहीं के न्यायालय में निस्तारित किए जाएंगे। और अगर बाहर से कहीं कोई आता है तो उसका न्यायालय में निस्तारण तभी होगा जब दोनों पक्ष सहमत हो, ठीक है। फ़कीर विद्रोह की बात करते हैं तो फ़कीर विद्रोह का नेतृत्व मजनून शाह और चिराग अली ने किया था। फ़कीर विद्रोह कब हुआ था? तो 1776 से लेकर 77 के बीच में हुआ था और मजनून शाह और चिराग अली ने इसका नेतृत्व किया था। 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट प्रकाशित होता है, जिसका प्रकाशन किसने किया? जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। और इसी के समय में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी होता है और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है, ठीक है। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। देखिए पूछा जाता है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने करी थी? तो 1784 में बता देना विलियम जोन्स ने की थी। उसके बाद ये आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
जिसका विरोध ये वारेन हेस्टिंग करता है, और जब इसके विरोध को तवज्जो नहीं मिलती है तो ये इस्तीफा देता है और चला जाता है इंग्लैंड। बर्क ने महाभियोग इसके ऊपर चलाया और हालांकि ये 1895 में इससे मुक्त कर दिया जाता है और इस इधर से कहानी समाप्त हो जाती है किसकी, वारेन हेस्टिंग की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जॉन मैकफर्सन। जॉन मैकफर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनके विषय में चर्चा नहीं होगी, लेकिन कॉर्नवालिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल रहता है वो रहता है 1786 से 93 और 1805 में भी एक दफ़ा आता है ये। तो 1786 से 93 आप याद रखिएगा, ये जब ये अंतिम समय इसका आया था तो ये बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया था। ठीक है, तो उसको भी याद रखना है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण 1793 में कॉर्नवालिस ने किया था, जो किस पर आधारित था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। और सबसे फेमस जो है कॉर्नवालिस की वो है अस्थाई बंदोबस्त। क्या है, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त के लिए कॉर्नवालिस फेमस है और अस्थाई बंदोबस्त इसने ही लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का कम लगभग 90% जो है कंपनी को देना होता था और 10% हिस्सा अपने पास रखना था। मतलब 9/10 का यहाँ पे हो तो गया था कि 9 भाग आप कंपनी को देंगे, 1 भाग अपने पास रखेंगे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। और ये कभी आपसे पूछे कि अस्थाई बंदोबस्त योजना जो 1793 में लागू हुई थी, परमानेंट सेटलमेंट है, जिसके तहत 9 भाग कंपनी और 1 भाग जमींदारों को रखना था, यह बनाया किसने था, तो ये बनाया था जॉन सोर ने। और यह योजना जब बनाता है तो अंग्रेज सत्ता इससे खुश होती है और जब कॉर्नवालिस का कार्यकाल खत्म होता है तो जॉन सोर को क्या यहाँ का गवर्नर बना के भेज देती है, गवर्नर जनरल बना के भेज देती है बंगाल का। ठीक है, बंगाल का। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कुछ इसका इफेक्टिव काम नहीं होता है। आगे चल करके वेलेजली आता है, 1798 से लेकर के 1805 तक रहता है और ये शुरू करता है क्या, जिसकी शुरुआत डुप्ले ने की थी, जिसका प्रयोग करने वाला जो था वो जो है क्लाइव था। और अंतिम पायदान पर लाने का श्रेय, ये कह सकते हैं इसका जो अपेक्स पॉइंट है उस पर ले जाने का श्रेय वेलेजली को जाता है, वो है भारत में सहायक संधि। भारत में सहायक संधि की पद्धति की शुरुआत लॉर्ड वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था और इसके बाद डुप्ले को ही आगे चल करके कॉर्नवालिस जो है उसके नक्शे कदम पर चलता है, फिर वेलेजली सबसे शीर्ष पर ले जाते हैं। वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे वो क्रमशः 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर और उसके साथ तंजौर। तो 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर, तंजौर। 1801 में आपका अवध स्वीकार करता है और 1802 में पेशवा, 1803 में बरार एवं भोसले, 1804 में सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछड़ी, बूंदी, भरतपुर ने भी स्वीकार कर लिया। लॉर्ड वेलेजली स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। अगर हम बात करेंगे अस्थाई बंदोबस्त का संबंध किससे है तो वो कॉर्नवालिस से है। कॉर्नवालिस ने एक कॉर्नवालिस कोड बनाया था जिसका आधार शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत था और अस्थाई बंदोबस्त की योजना जो है वो जॉन सोर ने बनाई थी, जो 1793 में गवर्नर जनरल बन के आता है, 98 तक रहता है, 98 से लेकर के 1805 तक वेलेजली गवर्नर रहता है। और ये इसको हम याद कैसे कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं ह से हैदराबाद, मै से मैसूर, हमैत अपे बभा, हमैत अपे बभा, मतलब ये हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार एवं भोसले, है ना। उसके बाद जो है सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, ये सब आ जाते हैं। जॉर्ज वार्लो आता है 1805 से 1807 तक कोई मतलब नहीं है। मिंटो भी आता है, इसने भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट भारत की सत्ता पर नहीं डाला। आगे आता है आपका कौन, लॉर्ड हेस्टिंग आता है। कौन आता है, हेस्टिंग आता है, वारेन हेस्टिंग नहीं, हेस्टिंग आता है मेरे दोस्त। हेस्टिंग आता है 1813 से लेकर के 1823 तक रहता है और इसने क्या किया था, इसका महत्वपूर्ण जो काम था वो था पिंडारियों का दमन करना, मराठों के अंतिम रूप से शक्ति को नष्ट करना और प्रेस पर लगे प्रतिबंध जो थे उनको समाप्त करना। तो ये इसके महत्वपूर्ण काम थे। 1822 में काश्तकारी अधिनियम भी जो है इसने लागू कराया था।
जाते जाते। और इसके समय में आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? तो 1815 में की थी। और 1813 से लेकर के 23 तक किसका शासन था? लॉर्ड हेस्टिंग का शासन था। मामला क्लियर है? मराठों की शक्ति का अंतरूप से पतन किसने किया? तो हेस्टिंग ने किया। और प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त किसने किया? हेस्टिंग ने किया। पिंडारियों का दमन किसने किया? हेस्टिंग ने किया। और 1822 में क्रांतिकारी अधिनियम कौन लेकर के आया? तो वो हेस्टिंग लेकर के आया। मामला क्लियर मेरे दोस्त? तो ये हेस्टिंग से संबंधित बातें थी। बात करते हैं एमहर्स्ट की। तो एमहर्स्ट के टाइम में एक ही मात्र जो बड़ा काम हुआ था भारत की तरफ से, वो हुआ था 1824 में बैरकपुर का सैनिक विद्रोह। बैरकपुर के सैनिक विद्रोह ने अंग्रेजों के कान में ये कह सकते हैं कि आग डालने का काम किया था। उसके बाद से अंग्रेज हालांकि सजग तो हुए, लेकिन उतने सजग नहीं हुए जितना उनको होना चाहिए था। उसी सजगता का परिणाम था कि जब 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल बन के आते हैं और 1835 तक रहते हैं 7 साल, तो बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। विलियम बेंटिक जो होता है यह पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा जाता है। जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है, क्या आता है? 1833 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट आता है, क्या आता है भैया? चार्टर एक्ट आता है। और इसमें जो बंगाल का गवर्नर था, क्या? बंगाल का जो गवर्नर था, इसको कन्वर्ट करके क्या कर जाता है? भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल जो है ये बनता है विलियम बेंटिक, ठीक है। और ये गवर्नर जनरल का पद कहाँ तक रहेगा? अब 1857 की क्रांति तक रहेगा, जब तक कैनिंग के टाइम जो है कैनिंग आएगा तो वो अंतिम गवर्नर जनरल होगा, प्रथम वायसराय होगा, ठीक है। तो इसके समय में क्या क्या काम हुए? तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना तो राजा राम मोहन राय ने कर दी थी। उसके बाद वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने करी थी। कब? 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी किसने? राजा राम मोहन राय ने। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी लुई विवियन डिजोरियो ने 1826 में की थी। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी विवियन डिजोरियो ने की थी। कब की थी? 1826 में की थी। उसके बाद 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा 3 संस्थाएं जो महत्वपूर्ण हैं उसको आप एक बार याद कर लीजिए। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय ये कौन थी? पहले तो 1815 में इन्होंने क्या खोला? इन्होंने खोला आत्मीय सभा। क्या खोला? आत्मीय सभा। उसके बाद 1825 में आते हैं। 1825 में इन्होंने किसकी स्थापना की? वेदांत कॉलेज की स्थापना। किसकी स्थापना? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और उसके बाद 1826 में 1828 में क्या हुआ? ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। ये 3 चीजें आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 1829 में विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का अंत करता है। क्या करता है? सती प्रथा का अंत करता है। और आगे चलकर 1830 में जो है ठगी प्रथा का भी अंत होता है और शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ये सब किसके सहयोग से संभव हो पाया? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से संभव हो पाया था मेरे दोस्त, ठीक है। बात करते हैं 1833 में। तो 1833 में मैंने बताया आपको कि चार्टर एक्ट आता है। उसमें कहा जाता है कि जो गवर्नर है बंगाल का, अब उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और इसी का फायदा विलियम बेंटिक को मिलता है और ये पूरे भारत का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया जाता है। ये सबसे बड़ा काम था शिक्षा के क्षेत्र में विलियम बेंटिक का, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसकी कहानी यहीं तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स मेटकाफ, इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये 1835 में आता है। किसके बाद? 1835 में विलियम बेंटिक के बाद आता है। 1836 तक रहता है और ये प्रेस से प्रतिबंध हटा लेता है, इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। उसके बाद आता है 1836 में ऑकलैंड 1836 से 42 तक रहता है। और ये क्या करता है कि 1839 में कलकत्ता से दिल्ली ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाता है। और इसी के समय में तत्वबोधिनी सभा, क्या? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा
ठीक है। तत्व बोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ ठाकुर करते हैं और इसी के समय में ऑकलैंड के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध भी होता है। बात क्लियर मेरे दोस्त है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एलन बरो की बात करते हैं। एलन बरो 1842 से 44 तक। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? एलन बरो ने किया। 1843 में दास प्रथा का जो उन्मूलन है वो एलन बरो ने किया। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त, अंग्रेजी सेना की विजय होती है एलन बरो के टाइम में, ठीक है। एलन बरो, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? 1843 में एलन बरो ने किया था। ठगी प्रथा का अंत 1830 में विलियम बेंटिंक ने किया था। सती प्रथा का अंत 1829 में जो है विलियम बेंटिंक ने किया था राजा राममोहन राय के सहयोग से। 1830 में ही जो बालिकाओं की जो भ्रूण हत्या है इस पर रोक लगाने का काम भी किसने किया? बेंटिंक ने किया था। लेकिन अगर दास प्रथा का अंत पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? 1843 याद करिएगा और एलन बरो को मार दीजिएगा। उसके बाद होर्डिंग आता है 1844 में और ये क्या करता है? नर बलि पर प्रतिबंध लगाता है। किस पर? नर बलि पर प्रतिबंध लगाता है। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 तक अंग्रेजी सेना विजयी होती है। उसके बाद आगे चल करके द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होगा जिसमें रामनगर का युद्ध, चिलियावाला का युद्ध और गुजरात का युद्ध होगा, जिसमें पूर्णतः जब हार जाएगी सेना उसके भी आगे चर्चा करेंगे सब। लेकिन यहाँ पे बस चर्चा होर्डिंग के समय में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, 1 साल जो चला था और उसमें जो पंजाब की सेना थी वो हार जाती है, ठीक है। अंग्रेजी सेना जो है वो विजयी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। डलहौजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका है आधुनिक भारत में। डलहौजी की हड़प नीति 1848 में आता है और 1856 तक रहता है और इसका दुष्प्रभाव ये रहता है कि 1857 की क्रांति का जनक के रूप में इसको मानते हैं कि भैया 1857 क्रांति अगर ये ना आया होता तो शायद 1857 की क्रांति में लोग जागते ना, लोग विद्रोह न करते। लेकिन ये आता है ऐसा नियम बनाता है कि लोगों को जागना पड़ता है, नहीं जाएंगे मजबूरी है, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सत्ता खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आता है तो सबसे पहले सिखों के ऊपर जो प्रबल मजबूत थे। हालांकि जो है आगे होर्डिंग पिछली बार होर्डिंग हरा देता है लेकिन जो सिख हैं वो लड़ाका जाति से आते हैं। सिख वो हराता 45-46 में लेकिन फिर भी सिख खड़े होते हैं और उनके दमन के लिए डलहौजी दूसरा सिख युद्ध लड़ता है 1848 से 49 तक। 49 में जो समाप्त होता है तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे। पहला ये था रामनगर का युद्ध जो कि 16 नवंबर 1848 में लड़ा गया था। उसके बाद आता है चिलिया का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। और उसके बाद हालांकि ये दोनों युद्ध अनिर्णित रहते हैं लेकिन जो गुजरात का युद्ध होता है 12 मार्च 1849 को, उसमें सिख बुरी तरह से पराजित होते हैं और पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय कर दिया जाता है। और जब विलय होता है तो यहाँ पर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो होता है सिखों के यहाँ, उसको महारानी विक्टोरिया को क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है। बात क्लियर मेरे दोस्त। और आगे चल करके जो डलहौजी की सबसे गलत नीतियों में से एक था वो था डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है। डलहौजी की हड़प नीति या उसको व्यपगत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए डलहौजी को सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। वेलेरी को हम किस लिए याद करते हैं? सहायक संधि के लिए याद करते हैं। कार्नवालिस को किसके लिए याद करते हैं? अस्थायी बंदोबस्त के लिए याद करते हैं। लेकिन अगर डलहौजी की बात आती है 1848 से लेकर के 1856 तक की बात करते हैं तो ये याद किया जाता है व्यपगत सिद्धांत के लिए। 1848 में व्यपगत सिद्धांत के तहत सबसे पहले सतारा को मिलाता है, 1849 में जयपुर व संबलपुर को मिलाता है और 1850 में बघाट व सिक्किम को मिलाता है डॉक्टरों के दुर्व्यवहार के आरोप में। और 1852 में उदयपुर मध्य प्रदेश को मिलाता है, 1853 में झांसी को, 1854 में नागपुर को, 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर वाजिद अली शाह को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है मेरे दोस्त। तो इसको भूलिएगा मत, मैं इसको याद भी करा दूंगा। सजय सबसी उझाना ऐसे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सजय सबसी उझाना, ठीक है न उझाना। स से आपका सतारा, जय से जयपुर बुंदेलखंड और उसके बाद आता है संबल, उसके बाद आता है आपका बघाट और उसके बाद आता है सिक्किम, उसके बाद आता है उड़ीसा और उसके बाद उदयपुर आता है। उसके बाद आता है झांसी 1853 में, 1856 में 54 में आता है नागपुर, 1800
56 में आता है आपका अवध। ठीक है, सजय सबसी उझाना, ये आपका सिस्टम है। अगर आपसे सहायक संधि पूछेगा तो हैदराबाद, मैसूर, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बालिका विद्यालय की स्थापना 1851 में ज्योतिबा फुले करते हैं। 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना करता है और जो भूमि कर रही जागीर है उनका पता लगाने के लिए जो है इसका गठन किया जाता है। और इसका उद्देश्य इतना सा होता है कि जो भी भूमिकर रहित जागीर है उनका पता लगाया जाए और उनको छीन लिया जाए। सबसे बेहतर जो काम इसका था वो था मुंबई से ठाणे के बीच में पहली दफ़ा 16 अप्रैल 1853 को क्या प्रथम रेलगाड़ी जो है चलवाई, और इसे भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है, उसी प्रकार से रेलवे का जनक जो है ये कहा जाता है डलहौजी को। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी में अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की जो उम्र सीमा है ये 18 से 23 वर्ष रखी गई। और 1854 में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुई तथा लोक सेवा विभाग व पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। 1854 में शिक्षा संबंधी सुधार के लिए उड का डिस्पैच लेकर के कौन आता है? डलहौजी लेकर के आता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो इतनी बातें आपको याद हो गई ना? बोलो भाई, याद हो गई ना? अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई मेरे कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। आपके लिए इतनी मेहनत जो हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैनिंग को पढ़ते हैं। कैनिंग भी इंपॉर्टेंट है। जो डलहौजी ने बोया था उसको काटने का काम कौन करेगा? कैनिंग ही तो करेगा भाई। उसने जो हड़प नीति अपनाई थी, जो बेबकत सिद्धांत अपनाया था, जो इनाम कमीशन ला करके लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया था 1852 में, उसका जो बीज वो बो कर गया था, उसी की देन थी कि 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति में आप ऐसे समझिए, जो 1857 की क्रांति होती है वो 10 मार्च से स्टार्ट होती है। ये कह सकते हैं कि 8 मार्च से ही शुरू हो जाती है और 11 मार्च 1857 तक आते आते जो मेरठ की सेना है उसकी पैदल टुकड़ी दिल्ली पहुंच जाती है। वहां से विद्रोह शुरू हो जाता है। विद्रोह 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो है यहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल से, मिदनापुर बंगाल में है, वहां से शुरू हुआ था और उसकी आग पूरे भारत में लग गई। ठीक है, 1857 क्रांति यूं ही इतनी आसान नहीं है। हालांकि हम उसको, आप अगर ये क्लास आज खत्म हो जाएगी तो हम आपको 1857 की क्रांति 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है तो वो मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा। तो जो कैनिंग था ये जब 1857 क्रांति होती है उसके बाद, हालांकि 1856-57 में यही रहता है, अलग अलग जगहों पर उस विद्रोह को दबाया जाता है। और उसके बाद जो जैसे भारत का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है वो 7 दिसंबर 1856 में संपन्न होता है। और उसके बाद जो है आगे चल करके 1857 में ऐतिहासिक विद्रोह जो हुआ था उसको लेकर के जो भारत का शासन है वो कंपनी के हाथों से लेकर के सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथों में दे दिया जाता है। और कहा जाता है कि अब कंपनी जो मनमाने ढंग से सारी चीज़ें कर रही थी अब वो हम नहीं करने देंगे, अगर कोई कुछ करता है तो हम उस पर लगाम लगाएंगे। इसके तहत जो शासन कंपनी के हाथ में था उसको लेकर के ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ली और कहा कि जो कंपनी के अधीन पहला जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उस पद को समाप्त करते हैं और अब एक पद सृजित किया जाएगा। कौन सा? भारत का वायसराय। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? कैनिंग को बताएंगे। और अगर पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो वो था लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय दोनों ही लॉर्ड कैनिंग था। और इसके समय में 1857 में ही वर्तमान में जो आप महालेखा परीक्षक का पद देख रहे हैं अनुच्छेद 76 वाला, वो ऐसा नहीं कि आज से आया है, वो बहुत पहले से था, संविधान से पहले का था। ठीक है, इसके समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया जो स्वतंत्रता के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। ठीक है, और मैकाले जो 1854 में डिस्पैच लागू हुआ था, कह सकते हैं कि मैकाले जो अध्यक्ष था लॉ कमीशन का, वो प्रारूपिक दंड संहिता 1858 में पेश करता है जिसको 1859 में अपराध विधान संहिता लागू करके
और एक कानून बना दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1858 की। तो 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुगल सम्राट के पद को क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्या लॉर्ड होर्डिंग उधर आता है तो उसने मराठा सम्राट, जो मराठा साम्राज्य का अंतिम रूप से पतन करता है, लेकिन अगर मुगल सम्राट के अंतिम रूप से समाप्त करने की बात आएगी तो वो कौन करेगा, कैनिंग करेगा। और ये क्या करता है, जो 1857 क्रांति के जो कह सकते हैं कि जो है बीज था, जो पौधा बन चुका था, उस पेड़ को काटने का काम किया और डलहौजी की राज्य विलय नीति को लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, समाप्त कर दिया। मेरे दोस्त, लॉर्ड कैनिंग की जो नीति थी उसको समाप्त कर दिया गया। 1861 में इसने उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जिसके तहत पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट थी उसको, सदर अदालतों को समाप्त करके कलकत्ता, मद्रास, बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना करी। ठीक है, 1861 में ये काम हुआ था। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई और सभी सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। और इसमें आता है 1861 में क्या आता है, 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित होता है और पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू कर दिया जाता है। तो ये कहानी आपकी लॉर्ड कैनिंग तक थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, आगे छोटे छोटे से हैं, फिर जहां आपको इंपॉर्टेंट दिखेगा मैं आपको बताऊंगा। जैसे एल्गिन आता है, एल्गिन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। लॉरेंस आता है, 1864 से 69 तक रहता है और 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां कब करते हैं, 1864 में करते हैं। 1865 में एक नया काम होता है कि 1865 में इसने जो भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ कर दी थी। और उसके बाद 1866 में महत्वपूर्ण प्रश्न बना था पिछली दफ़ा कि भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, इसी में लॉरेंस के समय में ही अकाल आयोग का गठन किया था। ये 1866 से 69 के बीच उड़ीसा, बुंदेलखंड एवं राजपुताना में भीषण अकाल पड़ा था, इसलिए हेनरी कैम्पबेल की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, बात करते हैं प्रार्थना समाज की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि ने की थी। और आगे चलकर केशव चंद्र सेन किसका जो करते हैं, आगे चलकर केशव चंद्र सेन 1867 में ही वेद समाज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं, वेद समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो वेद समाज की स्थापना 1867, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 कौन करता है, केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम जी रानाडे, आत्माराम पांडुरकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर जो है मिलकर करते हैं। ठीक है, बात करते हैं मेयो की। तो भैया भारत में सबसे पहले अंग्रेजों ने जो जनगणना करवाई थी वो 1872 में मेयो के शासन काल में ही शुरू हुई थी। ठीक है, 1872 में जो है ये मेयो के शासन काल में शुरू थी। 1872 में ही जो है कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। क्या है, नॉर्थ ब्रुक के विषय में पढ़ लेते हैं। अभी हमने बताया 1867 में वेद समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन कर चुके हैं। आगे जो पहले आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय कर चुके हैं। उसके बाद जो है 1825 में जो है विद्यालय खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद 1826 में जो है वो 1828 में जो है राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1829 में आगे चल करके 1829 में जो है विलियम बेंटिक जो है सती प्रथा का अंत करता है और 1830 में जो है ठगी प्रथा का अंत करने के साथ साथ जो बालिकाएं उनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाता है, जो भ्रूण हत्या होती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नॉर्थ ब्रुक के समय में। इसे क्या करता है, ये इसके टाइम में सत्यशोधक समाज की स्थापना सबसे पहले 1873 में ज्योतिबा फुले करते हैं और इसके समय में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके समय में पंजाब का सबसे प्रसिद्ध कूका आंदोलन जो भगत जवाहर मल के द्वारा शुरू किया गया था उस जो ये भी हुआ था। और इसके समय में ही स्वेज नहर के खुल जाने से भारत ब्रिटेन के बीच जो है वो व्यापार बढ़ गया था। पहले जो व्यापार कम था वो बढ़ गया था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में जो है ये सर सैयद अहमद खां इसमें जो है अलीगढ़ एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में जो है सर सैयद अहमद खां द्वारा की जाती है। 1875 में जो है
आर्य समाज की स्थापना की जाती है राजा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा। उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसके द्वारा की जाती है? मैडम ब्लातवस्की और कर्नल अलकाट द्वारा की जाती है। कब की जाती है? 1875 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? ये करती हैं आपकी मैडम ब्लातवस्की और कर्नल हलकाट। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं लिटन के बारे में। लिटन के टाइम में सबसे जो प्रमुख काम हुआ वह इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने पहली दफ़ा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिल करके जो है वो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की थी। 75 में तो भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, लेकिन इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1877 में की। 1877 में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है। ये प्रश्न आता है कि भाई दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? तो 1877 में किया गया था। ठीक है, 1877 में मुंबई, बंदरास, मध्य प्रांत, पंजाब, हैदराबाद में भीषलाकांड पड़ता है, जिसके लिए 1878 में रिचर्ड स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग की नियुक्ति की जाती है। आगे बात करते हैं तो भैया लिटन जो है, लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम जो 1878 में लाता है, ये जिसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, ने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। क्या किया? सबसे कठोर प्रतिबंध जो लगा वो लिटन ने ही लगाया था, और ये एक अधिनियम ला करके लगा ताकि इसको जल्दी से ख़त्म भी न किया जा सके। ठीक है, और इसी लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में जो अधिकतम आयु 21 वर्ष थी उसको घटा करके क्या कर दिया? 19 साल कर दिया। कितने साल कर दिया? 19 साल कर दिया। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। लिटन ने क्या किया था भाई? लिटन के टाइम में 1876 में सुरेंद्र बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे चल करके जो है 1877 में अकाल ही पड़ गया। 1878 में जो है जो समाचार पत्र अधिनियम आता है, जिसके तहत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा जो है भारतीय समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया जाता है। ठीक है, लिटन करता 1876 से लेकर 1880 तक रहता है तब तक। ठीक है, चलिए भैया, लिटन के बाद जो है रिपन आता है। कौन आता है? रिपन आता है। और जो जनगणना आपके 1872 में जो है लॉर्ड मयो के टाइम में शुरू हुई थी, वही जनगणना जो है रिपन कंटिन्यू करवाता है। लॉर्ड मयो के टाइम में जो बंद हुई थी, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे। लॉर्ड मयो के टाइम में कब? 1872 में जो जनगणना शुरू हुई थी, लेकिन तब जनगणना कंटिन्यू नहीं होती थी। लेकिन जब से रिपन आता है तो रिपन क्या करता है? रिपन इसके समय में भारत में 1891 में नियमित जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर शुरू की गई। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू कर इसके द्वारा 7 वर्ष से कम के बच्चों के वर्ग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया और कहा गया कि 7 से 12 के बच्चे 9 घंटे से अधिक कार्य करवाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी और नील खेती पर भी लागू नहीं था। ठीक है, ये इस पर लागू नहीं था, बाकी हर जगह लागू होता था। उसके बाद बात करते हैं सिविल सेवा में, जो प्रवेश की अधिकतम आयु 19 घटाकर 21 कर दी गई। ठीक है, उसके बाद 1882 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को वही सुविधाएं दी जो अन्य समाचार पत्रों को दी जाती रही थी। ठीक है, तो ये हो गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसी समाचार पत्र अधिनियम को समाप्त करने के बाद इनको भारत का उद्धारक कहा था, और इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अस्थायी बंदोबस्त नहीं, स्थानीय स्वशासन, है ना, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। और इसकी शुरुआत कब से हुई? 18 मई 1882 से हुई। 18 मई 1882 से क्या हुआ? 1882 से जो है स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाकर इसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे, क्या पूछेगा भैया? स्थानीय स्वशासन। क्या पूछेगा? स्थानीय स्वशासन का जनक जो पूछेगा वो आप कौन है? स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो आपके रिपन है। ठीक है, तो ये कहानी थी रिपन की। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब डाफरिन और लैंसडाउन को देखते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए आगे बढ़ते। डाफरिन के विषय में कहा जाता है कि डाफरिन ने कांग्रेस को
केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधित्व करती है, ऐसा कहा था। ठीक है, और इसी डफरिन के समय में यहाँ से बड़ा फेमस प्रश्न आता है। देखिए अब यहाँ से यूपी पीटी का जो है ये कह सकते हैं कि सबसे गोल्डन पॉइंट शुरू हो रहा है, यहीं से आपके पीटी एग्जाम में आना शुरू हो जाता है, अच्छा प्रश्न आता है। पूछा जाए कि भाई 28 जो कांग्रेस की स्थापना है कब हुई थी, तो वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 को ए होम के नेतृत्व में तथा डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में, ए होम के नेतृत्व में तथा डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस की मुंबई में स्थापना की गई। 1885 से 88 में तृतीयांग बर्मा युद्ध लड़ा गया, इसमें बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, देव समाज की स्थापना 1887 में होती है, वेद समाज की स्थापना 1876 में, और देव समाज की स्थापना 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। बेलूर मठ की स्थापना जो है वो 1887 में स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी। गवर्नर कौन था? तो वो वायसराय कौन था? तो डफरिन था। इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना, इंडियन सोशल कांग्रेस की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। आगे चलते हैं, बात करते हैं 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फरवरी से 1892 में चुनाव जीता था। नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया। ठीक है, तो भैया इसको ना भूलना। 1866 में आपको पता है, जैसे जब आप अगर पीछे जाएं 1866 के दौर में जाएं, 1866 में आप यहाँ एक चीज़ पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। यहाँ देख पा रहे हैं आप, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है ये दादा भाई ने, ये यहाँ पे आप देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है कौन करता है? दादा भाई नौरोजी तो करते हैं। तो यहाँ की बात करते हैं और यहाँ सीधे आते हैं कहाँ पे? यहाँ पे आते हैं डफरिन के टाइम में। तो इसको भी आप देखिए, इसको जब आप देखना शुरू करेंगे तो भैया यहाँ पे जो है, यहाँ पे भारतीय जो सुधार समिति है, जो भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे मतलब पढ़िए कि ऐसे कि भाई याद हो जाए। ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1887 में जो है इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना करते हैं। वहीं पे जो है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। किस पार्टी जीतते हैं? लिबरल पार्टी जीतते हैं, जो अगर सत्ता में आती है 1947-47 में, तो फिर वो जो है आज़ादी भी दिलवा देती है, क्योंकि वो उसका रुख जो है भारत की तरफ था। लैंसडाउन आता है 1898-94 में। शारदा सदन की स्थापना जो है ये रामाबाई करती हैं। इसी के समय भारत अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरंड रेखा का जो सीमा निर्धारण है ये भी किया गया था। और तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। कौन? तिलक जी, जिसको वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय असंतोष का जनक कहा था, क्योंकि तिलक जी हमेशा क्रांतिकारी विचारधारा के अनुरूप चलने वाले व्यक्ति थे। इनका यह मानना था कि अंग्रेज लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो इसी के परिप्रेक्ष्य में 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव इन्होंने आरंभ करवाया था। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, एल्गिन के विषय में जानते हैं। क्या है एल्गिन? एल्गिन द्वितीय आता है और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। 1800 अभी हम लोग पढ़े थे, 1887 में जो है ये बेलूर मठ की स्थापना होती है। क्या होती है? 1887 में, देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको याद रखनी है। 1887 में बेलूर मठ किसकी स्थापना? बेलूर मठ की स्थापना होती है। कौन करता है? स्वामी विवेकानंद करते हैं। और 1897 में क्या होता है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और यहीं से हिंदू नवजागरण का प्रवाह करते हैं। और आगे चल करके आगे चल करके जो है, हालांकि 1893 में ये जा करके स्पीच भी देते हैं। 1887 में बेलूर मठ की स्थापना के बाद ये जाते हैं अमेरिका में, स्पीच देते हैं, वहाँ से आते हैं, तो उसके बाद ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और समाज की सेवा, देश की सेवा में लग जाते हैं। एल्गिन ने क्या कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। हालांकि इनका जो वक्तव्य था ये तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में शायद सही रहा हो, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से तलवार के नोक को
उनके ही पेट में डाल दिया गया और उनसे जो छीना गया शासन, तो वो बहुत काबिल तारीफ था। बात करते हैं कर्जन की। तो कर्जन ने कहा कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। जब डाफरिन के समय में 28 दिसंबर 1885 को एह्यूम के नेतृत्व में WC बनर्जी के अध्यक्षता में कांग्रेस की स्थापना होती है, उन 76 लोगों के द्वारा। कहाँ पे होती है? तो ये होती है जो है बम्बई में, गोकुलदास पीर जो कॉलेज था वहाँ पे होती है। और वहाँ से जो आह्वान होता है उसके बाद से अंग्रेजों ने इसकी स्थापना, बेसिकली जो कांग्रेस इसकी स्थापना इसलिए की थी कि ताकि जो बुद्धिजीवी वर्ग भारत का है वो उससे जुड़ा रहे और अंग्रेजों का विरोध प्रतिरोध न करे। लेकिन अब वो तो भाई जुड़े थे, अब उसके बाद विरोध प्रतिरोध शुरू हो गया। अब उसके बाद जब शुरू हुआ तो कर्जन ने कहा कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुई जा रही है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकण और मुद्रा अधिनियम पारित करके अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत में कानूनी रूप से घोषित कर दिया। क्या किया? कानूनी रूप से घोषित कर दिया, ठीक है। और 1899 में कलकत्ता में कारपोरेशन अधिनियम बनाकर स्थानीय स्वशासन प्रणाली पर आघात किया। वो स्थानीय स्वशासन प्रणाली जिसको किसने शुरू किया था? जिसको रिपन ने शुरू किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 1901 में सर कलिंग स्कॉट मैनक्रीव की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग, 1902 में एंड्रूज फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया और सर थॉमस रेलवे की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया गया। आगे चल करके जो है 24 मार्च 1902 को बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस स्परांस्की को बम बनाना सिखाया था, ठीक है। हालांकि 1899 में जो है मित्र मेला की शुरुआत होती है, जो कि आगे चलकर के एक संस्था बनती है अभिनव भारत, ठीक है। उस संस्था का निर्माण होता है इसी समय कर्जन के टाइम में ही, ठीक है। कर्जन के समय में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज दर पर कर्ज लेने की व्यवस्था की गई। और 1905 में एक कृषि अनुसंधान संस्थान भी खोला गया। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की स्थापना भी कर्जन ने ही करवाया था। कर्जन का सबसे जो ये कह सकते हैं कि सबसे घिनौना जो काम था वो था आपका बंगाल विरोधी, या ये कह सकते हैं बंगाल का जो विभाजन था। भारत कर्जन के बंगाल विरोधी कार्यों में 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा जब कर्जन करता है और पूछा जाता है, पीटी में प्रश्न बना है, यूपीपीएससी में प्रश्न बना है कि यह घोषणा कहाँ से की गई थी? शिमला से जो की गई घोषणा थी उसके प्रारूप को प्रकाशित किया गया और बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, कब? 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन, आंध्रा के डेल्टा इलाके में जिस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था, की घोषणा की गई। इसमें वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 को प्रस्तुत किया गया था, जिसको सितंबर 1905 में सम्राट द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है। और 16 अक्टूबर जो घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई है, सितंबर में उसकी स्वीकृति मिलती है और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन की योजना को लागू कर दिया जाता है, जिसके तहत बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। जो असम प्रांत था ये पश्चिमी बंगाल में था, ठीक है। तो इसके बाद जैसे अब आपको पता है इसमें बहुत जो उस वक्त बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन जो चल रहे थे। 1905 में ही 7 अगस्त से स्वदेशी आंदोलन चलाया जा रहा है। वंदे मातरम जिसमें नारा दिया गया, विभाजन नहीं चाहिए नारा दिया गया, बंगाल एक है के नारा लगाए गए। और आगे चल करके उसमें धार उसकी कम होती है और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने फैलाया था। 1905 में वीरेंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी। कौन सी पुस्तिका? भवानी मंदिर नामक जो पुस्तिका लिखी। कब लिखी थी? 1905 में। किसने लिखी थी? वीरेंद्र कुमार घोष ने, जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई थी। 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना करी।
जिसके तहत अंग्रेजों से स्वयं के गृह के शासन की मांग की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले करते हैं और ये कब करते हैं? 1905 में करते हैं। कब करते हैं? 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। बात करिए मेरे दोस्त, आगे चल करके मिनटों का टाइम आता है 1905 से 10 का। तो 1906 में जो है वीरेंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र दत्त ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्रिका का प्रकाशन किया है। 1906 में हुए बंगाल विभाजन के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किसकी मांग की थी? स्वराज की मांग की थी, जिसे 1921 में हजरत मोहानी ने बलौती किया था और आगे चल के 1929-30 में इसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इसकी मांग करी। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ तक की थी। आगे चलते हैं क्या भैया? 30 दिसंबर 1906। कब? 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान के निमंत्रण पर सम्मेलन होता है और जिसमें नवाब वक़ारुल मुल्क इसकी अध्यक्षता करते हैं और इस सम्मेलन में भारतीय मुस्लिम लीग का क्या होता है? उदय होता है। ये कहा जाता है कि जो प्रथम अधिवेशन इनका हुआ था मुस्लिम लीग का, ये अमृतसर में हुआ था। उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? आगा खां किए थे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन को समर्थन किया था। इसने कहा था मुसलमानों के लिए अलग से जो है हम जो मांग कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो उन्होंने कर दिखाया। तो ये इसका समर्थन करते थे, लेकिन बाद में हालांकि उनकी बुद्धि खुली और उन्होंने इसका क्या किया? विरोध भी किया। स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों लेकर के 1907 में जो सूरत में जो उग्रवादी या गरम दल बोलते हैं एवं नरम दल जो उदारवादी हैं में विभाजित हो गए। सम्मेलन की अध्यक्षता उस वक्त रास बिहारी बोस कर रहे थे। हालांकि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना गीत अमार सुनार बंगला लिखा था। यह बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी बन गया। जब ये 1907 में विभाजन हो जाता है तो 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भीखाजी कामा द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। यह जो भीखाजी कामा है, यह मूलतः फ्रांसीसी नागरिक थी और इनके माता पिता फारसी थे। इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। ठीक है, आगे बात कर लें अगर तो भैया अनुशीलन समिति की बात कर लेते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है ये 1907 में श्री वीरेंद्र घोष व भूपेंद्र दत्त ने की थी। ठीक है, आगे बात करते हैं मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। तो भैया 1909 में मार्लिमेंटो एक्ट आता है और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान कर दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी तो 1907 में हुई थी। किसने की थी? वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। किसने की थी? वीरेंद्र कुमार घोष ने की थी। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली हो गया। उसके बाद 1 जुलाई 1909 को, कब? 1 जुलाई 1909, माफ करिएगा 1 जुलाई 1909 को 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को क्या होता है? मृत्यु दंड दे दिया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये कहानी जो आपको अभी हम सुना रहे थे किसकी? कर्जन की। कर्जन ने काम तो इधर बहुत सारे अच्छे किए, लेकिन जिसने जो बंगाल विभाजन कर दिया उसके बाद जिसने भारत को तहस नहस कर दिया। ये कह सकते हैं कि भारत जो अब एकजुट हो रहा था उसको तोड़ने का प्रयास कर्जन ने किया, जिसमें वो सफल भी रहा और मुसलमानों का उसको संरक्षण भी मिला। ठीक है, अब बात कर लेते हैं होर्डिंग द्वितीय की। होर्डिंग द्वितीय ने वायसराय होर्डिंग द्वितीय ने दिल्ली में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में कई घोषणाएं हुई। ठीक, जिसमें बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक बंगाली भाषा क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग से एक प्रांत बनाया गया और ये कहा गया कि अब जो है जैसे जो मिला करके अलग से प्रांत बनाया गया, इसमें बिहार
एक अलग राज्य बना उड़ीसा जिसमें शामिल था, और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई, जो 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 1911 में घोषणा हुई, 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। और होर्डिंग द्वितीय के ऊपर जो है बम फेंक दिया जाता है 23 दिसंबर 1992 को, होर्डिंग द्वितीय के ऊपर, ठीक है, बम फेंका जाता है। और उसके बाद जो है फिर ये लौट करके आता है, लौट करके आएगा तो फिर उसमें जो है अलग से इसने जो है, जैसे 1910 से 16 तक ये होर्डिंग था, तो होर्डिंग पर बम फेंकने के स्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए जाते हैं, जिसमें मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी, लाल मुकुंद, बसंत कुमार विश्वास, हनुमत सहाय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन जाते हैं और मास्टर अमीचंद, बिहारीलाल, मुकुल चंद और बसंत कुमार विश्वास को फांसी हो जाती है। तो आप ऐसा मत करिए कभी कभी, जैसे जब बिल्कुल एकदम बात हो या तो अपनी जाए या दूसरे की, तो वहाँ करिए, बाकी अन्य जगहों पर ये करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में क्या किया, सैन फ्रांसिस्को, क्या किया, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की, ठीक। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भगाना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री एवं काशीराम जो थे इसके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब जो है इसके उपाध्यक्ष चुने गए। इसके बाद जो उपाध्यक्ष चुनने के बाद जो है 1 नवंबर 1913 ईस्वी को, 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो अंग्रेजी सत्ता है ये कहीं ना कहीं भारतीयों को चूस रही है। तो आपसे प्रश्न इसमें इतनी देर में क्या बन सकता है कि बताइए भाई, लाला जो स्वतंत्रता के समय कौन सी जो है कौन सी चीज़ें जो है हमको प्रताड़ित कर दी थी, बाद में जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी भाई, हमारे संसाधनों पर हमारा एक नहीं था। 28 जुलाई इसी की जो देन थी, जो ये चले गए। फिर 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, 28 जुलाई 1418 को, ठीक है। और इसमें जो है प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ के समय लोगों को भर्ती होने आर्मी में भर्ती होने के लिए जो गांधी जी प्रोत्साहित करते हैं, इसके लिए इनको जो है भर्ती का सर्जेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो भैया अब देखो आगे बात करते हैं। तो फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने गणेश शंकर मेहता ने क्या निकाला, बॉम्बे क्रॉनिकल, तथा गणेश शंकर विद्यार्थी ने बताया सच, ठीक। जो इन्होंने प्रताप का प्रकाशन किया, ठीक है। जनवरी 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आते हैं तो अहमदाबाद गुजरात में जो है सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करते हैं। इसे बाद में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया जाता है और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में गांधी युग की शुरुआत की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो भैया 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि महात्मा गांधी से सम्मानित किया। जो 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया और हिंदू महासभा की स्थापना भी 1915 में होती है। 1916 में हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेम्स फोर्ड के विषय में जानते हैं भैया। जेम्स फोर्ड का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1916 से लेकर के 1921 तक था। आपको पता है कांग्रेस से लखनऊ अधिवेशन 1916 के बाद में कांग्रेस जो है दो दलों में एकता हो गई। जो 1906-7 में विभाजन हुआ था उसमें एकता हो गई और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर के संयुक्त प्रांत समितियों देखिए आगे चल करके, जैसे जब 1916 में जैसे आगे जब आते हैं जेम्स फोर्ड के टाइम 1916 कांग्रेस दोनों दलों में एकता हो जाती है। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिकाचरण मजमूदार करते हैं, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन की उपाधि इनको दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को स्वशासन की प्राप्ति हेतु
1916 में ये क्या करते हैं, होम रूल लीग की स्थापना करते हैं मार्च में ही। आगे चल कर फिर आती हैं एनी बेसेंट, वो भी होम रूल लीग की स्थापना करती हैं मद्रास साइड में, ठीक है। और 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा करते हैं, क्योंकि ये जो है कांग्रेस की सदस्य बन जाती हैं, ठीक है। और 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। और शिक्षा 1917 में शिक्षा पर सुधार के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? सैडलर आयोग का गठन किया गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो 1916 में ये चीज़ें होंगी। 1917 में जो है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है और इसे स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान करने के लिए ये महत्वपूर्ण विद्रोह इसको माना जाता है। गांधी जी ने लगभग सभी जिलों में जो है, या ये कह सकते हैं कि जो भारतीय क्षेत्र हैं उन लगभग सभी जगहों पर ये जाते हैं और विद्रोह में शामिल होने के लिए या विद्रोह करने के लिए कहते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह था, इसमें अलग गांधी जी ने जिले भर में विभिन्न गांवों से यात्रा की, किसान से मुलाकात की, जबरन नील की खेती करा रहे जो लोग थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई करने की मांग थी। हालांकि इसमें जब गांधी जी गए तो उसमें डीएम शिकायती पत्र जो है वो जैसे जब चीज़ें सही होने लगे साहब, हाँ ये चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, तो उसमें चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ भी हो जाती हैं। जैसे 1917 चंपारण सत्याग्रह हुआ, पहला सत्याग्रह था, एनजी रंगा इनका विरोध करते हैं और कई पीड़ाओं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जो है ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि भाई अगर जो अंग्रेज सत्ता है वहाँ का जो डीएम होता था उसने कहा कि ऐसा है गांधी जी, आप जो 24 घंटे के अंदर विदिन 1 वीक आप जो है चंपारण छोड़ दीजिए। लेकिन चंपारण गांधी जी ने नहीं छोड़ा जब तक उनके ऊपर जो नील खेती के लिए जोर दबाव जबरदस्ती जो की रहती उसमें बात नहीं बन गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता याद होगा जब हम गांधी जी को पढ़ रहे थे तो गांधी जी को एक बार 1898-99 में जो है जब वो कर रहे थे अपना भारतीयों के साथ कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई आप बाहर से चले जाओ, यहाँ सॉरी दक्षिण अफ्रीका आप चले जाओ। उनको डर था गांधी जी कहीं बड़ा नाम ना बन जाए, ठीक है। तो ये कहानी इतनी सी थी मेरे दोस्त। आज जैसे बात कर लेते तिनकठिया प्रथा की, तो ये प्रश्न हो सकता है आपसे आज भाई तिनकठिया प्रथा थी क्या? तिनकठिया प्रथा ये थी कि जो बागान मालिक थे, किसानों के मालिक, वो लगभग 20 मान लीजिए 20 कट्ठा मेरी ज़मीन है तो 3 कट्ठा उस पर जो है बोना अनिवार्य है। क्या बोना अनिवार्य है? ये आपका नील, मतलब है कि जैसे नाम से पता चल जा रहा है कि तिनकठिया का 3 कट्ठा अर्थात 3 कट्ठा जिसको 3/20 भूमि पर नील की खेती होती है। जब अंग्रेज ने 1820 में के दशक में बंगाल बिहार इसका हिस्सा था में नील के बगान की शुरुआत की, तो इस प्रणाली के तहत जिन किसानों के पास 1 बीघा जमीन, 1 बीघा बोले तो 20 कट्ठा जमीन थी, उन्हें 3 कट्ठे से अधिक नील खेती करनी पड़ती थी। अगर किसी के पास 2 बीघा जमीन है तो उसको 6 कट्ठे जमीन पर नील खेती करनी होती थी, ठीक है। तो ये आज जैसे यहाँ की जो कहानी है चेम्सफोर्ड की यहीं तक है। आगे जैसे हम लोग चर्चा करेंगे फिर इंडिगो विद्रोह, खेड़ा आंदोलन, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं, ठीक है मेरे दोस्त। तो इसको ऐसे ही बना के रखेंगे हम लोग कंटिन्यू, ठीक है। तिनकठिया प्रथा के समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं था, गांधी जी जब आंदोलन किए तो तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ से हालांकि कई आंदोलन ने जन्म लिया जिस पर आगे हम लोग प्रकाश डालेंगे। चलिए अब इंडिगो विरोध के बारे में, थोड़ा सा विद्रोह के बारे में जान लेते हैं क्या ये था। ये बेसिकली किसानों ने नील उगाने के से इनकार करके बंगाल के नादिया जिले में यह विद्रोह किया था और यह विद्रोह बहुत पहले हो गया था। 1860 में ही जो है यह विद्रोह हुआ था और वहाँ पे विद्रोह को जो बंगाली बुद्धिजीवी मुसलमान थे, मिशनरियों का समर्थन प्राप्त था और पूरे ग्रामीण आबादी ने विद्रोह का समर्थन किया था। प्रेस ने भी उस वक्त विद्रोह का समर्थन किया था। किसानों की दुर्दशा को चित्रित करने के लिए आपको याद होगा एक नाटक दीनबंधु मित्र का एक नाटक था, नील दर्पण
प्रश्न पूछा। दीनबंधु मित्र का नाटक था 1858 में लिखा गया था। नील दर्पण द मिरर ऑफ इंडिगो में जो है इन्होंने इस दुर्दशा को प्रकाशित भी किया था। ठीक है, आगे जो शुरू होता है 22 मार्च 1918 से 5 जून तक 1918 से चलने वाला खेड़ा आंदोलन। 1918 में गांधी जी खेड़ा के जिले में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं देने के लिए जो किसानों का शोषण कर रही थी उसके विद्रोह में गांधी जी ने यह खेड़ा का आंदोलन चलाया और जिन गांधी जी के साथ इसमें साथ दिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और किसानों को समर्थन किया और किसानों को सलाह दी कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक वे राजस्व का भुगतान रोक दें और कोई सहयोग न करें। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप पर सरकार ने किसानों की मांगें पूरी करने का जो है फैसला किया और इसके बाद जो है फिर आगे चल करके ऐसा नहीं कि खेड़ा आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद, खेड़ा आंदोलन के जस्ट बाद इसके लगभग 4 से 5 दिन के बाद जो है आगे चल करके जो अहमदाबाद के मिल मजदूर थे उनके आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी जी करते हैं और आगे चल करके मार्च में ही 18 मार्च को 23 मार्च को जो है अहमदाबाद के कपास मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद में प्लेग बोनस को लेकर के जो बंद हुआ था, बंद करने पर मुद्दे पर हस्तक्षेप किया और महात्मा गांधी ने पहली बार जो है ये भूख हड़ताल करी थी। पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, पहली बार असहयोग आंदोलन की बात वो थी आपके खेड़ा में और तब पहली बार भूख हड़ताल की बात अगर आएगी तो आएगी अहमदाबाद मिल मजदूरों को लेकर के। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर एसोसिएशन ने 1918 में समर्थन किया। 1918 महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की और उस समय जो सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी, यहीं से जब इनकी मांग को माना गया यहीं से इन्होंने जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया और कहा कि आगे चल करके जो अभी आप जब डीपीएसपी पढ़ेंगे संविधान का तो वहाँ पे इसकी छाप दिखती है और ये माना जाता है कि कोई भी कंपनी जब स्थापित की जाए उसमें जो वहाँ के मजदूर हैं उनका जो हित संरक्षित करने के लिए उनको ट्रस्टी बनाया जाए। मिल मालिकों ने बोनस मिल मालिक जो है बोनस वापस लेना चाहते। श्रमिकों ने अपने वेतन में 50% की वृद्धि की मांग की ताकि वे युद्धकालीन मुद्रास्फीति, खाद्यान्न, कपड़ा और अन्य आवश्यकताओं की कीमतों को जो है वो पूरा कर सकें। प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण जो है ये सारी चीज़ें तितर बितर हो गई थी तो श्रमिक हड़ताल पर चले गए मजदूरों और मिल मालिकों के बीच जो है हड़ताली मजदूरों के मनमाने ढंग से जो उनकी मांग थी उनकी खारिज किए जाने के बाद मिल मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए गांधी जी अनसुईया साराभाई की मदद भी लेते हैं और आगे चल करके जो है समझौता होता है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का एक गठन करते हैं। ठीक है, और जो वो 50% बढ़ाने की मांग करते थे, 50% नहीं, जो अंग्रेज 20% दे रहे थे उसको बढ़ाकर 35% और जो 50% मजदूर मांग कर रहे थे उसको घटाकर 35% कर दिया गया और 35% जो है वेतन वृद्धि की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ये गांधी जी का योगदान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने हड़ताल पर रहते हुए अहिंसक बने रहने की सलाह दी थी जो है मजदूरों को और आगे चल करके आमरण अनशन का जो पहला प्रयोग था वो गांधी जी ने यहीं पर किया था। ठीक है, और आगे चल करके इसके जस्ट बाद आता है आपका रोलेट एक्ट जिसमें ना अपील, न वकील, न दलील ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट दिया जाता है। गांधी जी ने इस कानून के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। ठीक है, देशव्यापी हड़ताल जो है ये गांधी जी ने करवाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब रोलेट एक्ट आता है जिसके विरोध में बहुत सारी जगह पे जो है प्रदर्शन होता है और इसी रोलेट एक्ट के चक्कर में जो है ये कह सकते हैं कि जब जैसे अब यही नहीं, खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। जो खिलाफत आंदोलन है ये भी हुआ था, अभी आगे चर्चा करते हैं कि कब हुआ क्या हुआ। जब ये रोलेट एक्ट है, न वकील, न अपील, न दलील, तो भैया इसी चक्कर में जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो है लोग इकट्ठा होते हैं इस गिरफ्तारी के विरोध करने में। हालांकि इस जनसभा पर जनरल डायर ने जो है अंधाधुंध गोलियां चलवाई और रिपोर्ट में आया कि 379 व्यक्ति ही मरे थे, लेकिन जो है इसमें कई हजार व्यक्ति मरे थे। हालांकि कांग्रेस समिति के अनुसार जो है करीब 1000 व्यक्ति मारे गए थे, तो हो सकता है 1000 से ज्यादा ही मारे गए। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि जो इनको प्राप्त हुई थी
वो वापस कर दी 1915 में जो प्राप्त हुई थी। जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो सर की उपाधि इनको 1911 में मिली थी उसको भी इन्होंने त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 को लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जिसमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीयों को शामिल किया गया। प्रश्न उठता है कि वो 3 भारतीय कौन थे जो हंटर कमेटी में सम्मिलित थे। तो एक तो चिमनलाल सीतावार थे, दूसरे व्यक्ति साहिबजादा सुल्तान अहमद थे और तीसरे व्यक्ति जगत नारायण थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच के लिए भी मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज व्यक्ति नामक व्यक्ति ने डायर की जो है मदद भी की थी। आगे चल करके जो है 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में, क्योंकि जब जो है अंग्रेजों को सफलता मिल गई, प्रथम विश्व युद्ध जीत लिए, तो उन्होंने तुर्की का विभाजन कर दिया और उसी चक्कर में जो है 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन एक साथ संयुक्त करके 1 अगस्त 1920 को गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाते हैं और आगे चल करके 31 अक्टूबर 1920 को जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड एसोसिएशन की स्थापना करती है और आगे जो लाला लाजपत राय। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।